Bismillahirrahmanirrahim. This is Medi X-ray going to start with some important definition or complete definition of general pharmacology. A drug that activates its receptors upon binding. जब वो रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, उसको हम कहेंगे एगनिस्ट. अब इसमें तीन तरह के एगनिस्ट हो सकते हैं. पार्शियल एगनिस्ट हो सकते हैं, फुल एगनिस्ट हो सकते हैं, या फिर एलोस्टेरिक एगनिस्ट हो सकते हैं, इनवर्स एगनिस्ट हो सकते हैं. पार्शियल एगनिस्ट वो हैं, फुल एगनिस्ट वो हैं जब वो रिसेप्टर से बाइंड करेंगी तो उसकी एक्टिविटी को फुल्ली इंक्रीज करेंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे. अगर पार्शियली करेंगे उसको हेल्प तो उसको हम कहेंगे पार्शियल एगनिस्ट. एलोस्टेरिक वो जो कि हमारे पास उसकी एक्टिव साइड की जगह एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करेंगे, उसको हम कहेंगे एलोस्टेरिक. और इनवर्स एगनिस्ट वो हैं जो कि जब रिसेप्टर के साथ अटैच करेंगे तो हमारे पास उसके इफेक्ट को, उसकी एक्टिविटी को जो है वो डिक्रीज करेंगे. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. ये हमारे पास एक डोज रिस्पांस कर्व है जो कि हमने फार्माकोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करना है मेनली, लेकिन अभी हम इसको एगनिस्ट को स्टडी करने के लिए हम इसको स्टडी कर सकते हैं. फुल एगनिस्ट वो जो कि मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे. पार्शियल एगनिस्ट वो जो कि जब इफेक्टर से बाइंड करेंगे तो पार्शियल रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे. उसके अलावा हमारे पास न्यूट्रल एगनिस्ट होते हैं. न्यूट्रल वो जो कि इफेक्ट ज़्यादा कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे. इनवर्स एगनिस्ट वो जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और उल्टा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम कहेंगे इनवर्स एगोनिस्ट. और एलोस्टेरिक वो जो कि उसकी बाइंडिंग साइड की बजाय एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करेंगे. इसके बाद हमारे पास है एंटागनिस्ट. एंटागनिस्ट वो हैं जो कि एगनिस्ट के एक्शन को अपोज करेंगे. इसके अंदर हमारे पास टाइप्स आते हैं फार्माकोलॉजिकल, कम्पिटिटिव और इरिवर्सिबल, फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट और केमिकल एंटागनिस्ट. फार्माकोलॉजिकल एंटागनिस्ट वो हैं जो कि एक ड्रग जब a drug that binds without activating the receptor and thereby prevents activation by the agonist. इन सब की डिटेलिंग जो है वो हम फार्माकोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करेंगे. फार्माकोलॉजिकल एगनिस्ट वो है जो कि रिसेप्टर के साथ बगैर बाइंड किए ही एगनिस्ट के एक्शन को अपोज करेगा. कम्पिटिटिव वो है जो कि हमारे पास कम्पिटिटिव साइड, एक साइड के लिए हमारे पास एगनिस्ट से फाइट करेगा. लाइक एगनिस्ट भी ने भी सेम रिसेप्टर पे जाके लगना है, एंटागनिस्ट ने भी. जो हमारे पास कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है वो हमारे पास कंपटीशन करेगा और ओवरकम करेगा हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो कंपीट करेगा एक्टिव साइड के लिए बाय द एगनिस्ट और एगनिस्ट के एक्शन को अपोज करेगा. इसके बाद है इरिवर्सिबल एगनिस्ट, एंटागनिस्ट. इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट वो हैं जो कि हमारे पास अगर वो लग जाएंगे रिसेप्टर के साथ तो उनको दोबारा से रिमूव नहीं किया जा सकता. कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट के अंदर ये है जब हमारे पास वो एंटागनिस्ट अगर रिसेप्टर के साथ लग गया है लेकिन हमने एगनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है तो हमारे पास दोबारा से प्रोसेस रिवर्सल में चला जाएगा. इरिवर्सिबल के अंदर ऐसा नहीं है. इसके अलावा फिजियोलॉजिकल एगनिस्ट. फिजियोलॉजिकल एगनिस्ट में ये है कि ड्रग जो है वो दूसरे की इफेक्ट को काउंटर करेगी लेकिन हमारे पास रिसेप्टर डिफरेंट होगा उसके लिए. और हमारे पास केमिकल एगनिस्ट. केमिकल एगनिस्ट ये है कि वो जाकर ड्रग जो एंटागनिस्ट है, केमिकल एंटागनिस्ट, ये सारे एंटागनिस्ट हैं. केमिकल एंटागनिस्ट वो है कि ड्रग हमारे पास एनकाउंटर करेगी और वो जाकर सीधी एगनिस्ट के साथ ही बाइंड कर जाएगी. मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. हमारे पास केमिकल एगनिस्ट है, फिजियोलॉजिकल है और फार्माकोलॉजिकल है. फार्माकोलॉजिकल एगनिस्ट वो हैं जो कि रिसेप्टर के लिए हैं. ठीक है, एक रिसेप्टर होगा और उसके अंदर कम्पिटिटिव और इरिवर्सिबल आ जाते हैं. कम्पिटिटिव वो हैं जो कि रिसेप्टर पे जाके एगनिस्ट के साथ कंपटीशन करेंगे. इरिवर्सिबल वो हैं जो कि रिसेप्टर पे जाके लग जाएंगे और कंपटीशन कोई नहीं करेगा, फिर रिवर्स भी नहीं हो सकेंगे. फिजियोलॉजिकल एगनिस्ट एंटागनिस्ट वो हैं जिनके पास एक और रिसेप्टर पड़ा हुआ होगा. एगनिस्ट एक रिसेप्टर पे लगा हुआ है, वो दूसरे रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे और एगनिस्ट के एक्शन को अपोज कर देंगे. केमिकल एंटागनिस्ट ये है कि हमारे पास एंटागनिस्ट एगनिस्ट को ही बाइंड कर जाएगा और हमारे पास एक्शन उसका खत्म कर देगा. इसके बाद हमारे पास आ जाता है डोज रिस्पॉन्स. डोज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फार्माकोडायनामिक के लेक्चर के बाद ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी. ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व होती है और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व होती है. वो ग्राफ जिसमें ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाएं और हमारे पास ग्राफ की जो है वो कर्व वो भी बढ़े, इसको हम कहते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स. और हमारे पास क्वांटल डोज रिस्पॉन्स हमने फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर चेक करना होता है. ये पॉपुलेशन का लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉपुलेशन के ऊपर डोज बढ़ाने से क्या इफेक्ट आ रहा है और एक पर्सन के अंदर डोज बढ़ाने से कर्व पे क्या इफेक्ट आ रहा है, डोज रिस्पॉन्स का. अगर पर्सन वाला चेक करेंगे तो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स और अगर पॉपुलेशन में चेक करेंगे तो हमारे पास क्वांटल डोज रिस्पॉन्स आएगा. इसके अलावा हमारे पास EC50, ED50, TD50, ये सारी जो है हमारे पास 50% ऑफ मैक्सिमल इफेक्टिविटी और यहाँ पे टॉक्सिसिटी. TD मतलब टॉक्सिसिटी और EC मतलब इफेक्टिविटी. ये सारी हम चेक करते हैं ऑन द क्वांटल डोज रिस्पॉन्स का. एक पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास EC50 क्या है और टॉक्सिक डोज कौन कितनी है. इसके अलावा हमारे पास एफिकेसी, मैक्सिमल एफिकेसी. मैक्सिमम एफिकेसी क्या है, हमारे पास कितना एक ड्रग मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है, वो उसकी मैक्सिमल एफिकेसी होगी. इसके अलावा एक डेफिनेशन है पोटेंसी की. पोटेंसी क्या है, कितनी डोज जो है वो हमारे पास कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी. द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक इफेक्ट. द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक इफेक्ट इज कॉल्ड एज पोटेंसी. पोटेंसी क्या है, कितनी अमाउंट, कितनी कंसंट्रेशन, कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है. स्पेसिफाइड इफेक्ट कितनी अमाउंट प्रोड्यूस कर रही है उसकी पोटेंसी है. इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्रेडेड और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स.
इसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। ये अभी अभी हमने किया भी है उसके अंदर, फार्माकोकाइनेटिक के लेक्चर के अंदर। बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट है ड्रग की टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, इसकी रेशियो को हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्लियरेंस क्या होता है? रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के अंदर से, बॉडी के अंदर से ड्रग कितनी एलिमिनेट हो रही है और प्लाज्मा के अंदर कितनी प्रेजेंट है, इसको हम क्लियरेंस कहते हैं। ये इन दोनों की रेशियो होती है। उसके अलावा हमारे पास हाफ लाइफ भी अभी हमने किया कि टाइम रिक्वायर्ड ऑफ फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रग टू इन द बॉडी और द ब्लड टू फॉल बाय 50%। बॉडी या ब्लड से 50% ड्रग जो है उसको फॉल करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जरिए हो सकता है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जरिए होगा तो रिगार्डलेस ऑफ कंसंट्रेशन होगा। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जितनी भी डोज हम देंगे उसकी जितनी कंसंट्रेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे। इसके बाद एरिया अंडर द कर्व क्या है? वो जो ग्राफ के जो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया है सिंगल डोज या ड्यूरिंग द डोज इंटरवल जो हम बार बार दे रहे हैं उसके दरमियान जो ग्राफ के नीचे एरिया बन रहा है उसको हम एरिया अंडर द कर्व कहेंगे। लाइक डिफरेंट चीज़ों के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किए पूरे चैप्टर्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास पीक एंड ट्रफ कंसंट्रेशन। पीक एंड ट्रफ कंसंट्रेशन क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन अचीव ड्यूरिंग द रिपीटिंग डोजिंग साइकिल। बार बार अगर हम डोज दे रहे हैं तो उसके अंदर एक मैक्सिमम लिमिट आएगी, मैक्सिमम पीक कंसंट्रेशन और एक मिनिमम पीक कंसंट्रेशन। इन दोनों को हम पीक और ट्रफ कंसंट्रेशन कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, MEC। MEC क्या है? द प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिलो विच अ पेशेंट रिस्पॉन्स इज टू स्मॉल फॉर द क्लिनिकल बेनिफिट। वो डोज जिसपे हमारे पास जो ड्रग का रिस्पॉन्स है वो इतना कम हो कि वो क्लिनिकली कोई बेनिफिट ना दे, इसको हम कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट पास प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स को कहते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग दैट अकर्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन बट बिफोर इट एंटर द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एडमिनिस्टर से लेकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के दरमियान एंटर होने तक जितना भी हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का उसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। और ये मेनली हमारे पास गट वॉल, पोर्टल सर्कुलेशन, लीवर के अंदर होता है। स्टेडी स्टेट इन फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? द कंडीशन इन विच एवरेज टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डज नॉट चेंज ओवर द मल्टीपल डोजिंग साइकिल। यानी कि हमारे पास अगर हम बार बार डोज दे रहे हैं तब भी हमारे पास सेम कंसंट्रेशन रहे तो इसको हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है बायो डिस्पोजिशन। बायो डिस्पोजिशन जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर यूज किया जाता है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, इन सबको मिला के हमारे पास बायो डिस्पोजिशन हम कहते हैं। और मोर नैरोली अगर हम बात करें यानी कि इसको मजीद प्रिसाइज करें तो एलिमिनेशन के लिए बायो डिस्पोजिशन का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फेज 1 रिएक्शन होते हैं। फेज 1 रिएक्शन के अंदर हम जो है वो पेरेंट ड्रग को मोर पोलर यानी कि वाटर सॉल्युबल करते हैं बाय एडिंग पोलर ग्रुप्स टू इट। जो हमने फेज 1 रिएक्शन के अंदर पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन जो भी होते हैं, OH, SH, NH2 कुछ ग्रुप्स हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ड्रग के अंदर जिससे वो नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट होती है और इजीली एक्सक्रीटेबल हो जाती है। फेज 2 रिएक्शन के अंदर हम इसको कॉन्जुगेट कर देते हैं डिफरेंट लाइक ग्लूक्यूरिनेट, एसिटेट, सल्फेट वगैरह के साथ। इन रिएक्शंस के अंदर हमारे पास साइटोक्रोम P450 के आइसोजाइम्स, साइटोक्रोम P450 के एंजाइम लाइक CYP2D6, CYP3A4 ये यूटिलाइज होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए। इसके अलावा एंजाइम इंडक्शन, कुछ ड्रग्स जो हैं वो एंजाइम को इंड्यूस करती हैं। Stimulation of drug metabolism capacity usually manifested in the liver by the increased senses of SER। P ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? P ग्लाइकोप्रोटीन, MDR1 और ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी सेंसेस इंक्रीज हो जाती है और इन द एपिथेलियल सेल एक्सप्रेशन वाया द एक्सटर्नल लिमिनल फेज। पता नहीं क्या। इसके बाद हमारे पास फार्माकोजेनोमिक्स वाली डेफिनेशन आ जाती हैं। इसके अंदर हमारे पास डिप्लोटाइप है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलील फॉर स्पेसिफिक जीन ऑन द बोथ क्रोमोसोम पेयर। जो हमारे पास क्रोमोसोम है उनके दोनों पेयर के ऊपर कोई भी जीन जो है वो एक्सप्रेस करेगी उसको हम कहेंगे डिप्लोटाइप। हैप्लोटाइप क्या है? अ सीरीज ऑफ अलील फाउंड इन द लिंक्ड लोकस ऑन अ क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम के लिंक्ड लोकस के ऊपर जो सीरीज ऑफ अलील पड़ी होगी उसको हम हैप्लोटाइप कहेंगे। इसके बाद हमारे पास फिनोटाइप जो एक्सप्रेशन पॉपुलेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन आता है लाइक फेस कलर वाइट हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, मीडियम टोन हो सकता है, व्हीट कलर हो सकता है, ये इसकी फिनोटाइप्स हैं। जीनोटाइप जो कि हमारे पास फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री DNA की कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही है उसको हम जीनोटाइप कहेंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल DNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो है वो हमारे पास फाउंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ये नॉर्मली जो है वो इनहेरिटेड होता है मैटरनल लाइन से, क्योंकि हमारे पास जो पैटर्नल लाइन है उसमें सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं सिवाय न्यूक्लियस के। फार्माकोजेनेटिक्स क्या है? फार्माकोजेनोमिक्स ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं। ये है स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर जो कि ड्रग रिस्पॉन्स को अफेक्ट करती है। इसके अंदर हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आती है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ये होता है कि सिंगल बेस पेयर जो है वो
सब्सटीट्यूट करता है 1% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर अगर उसकी हल्की फुल्की म्यूटेशन होती रहती है, जिसकी वजह से कोई भी फार्मा की बेसिस बन जाती हैं। लाइक इंसुलिन वाले जो जीन है वो हमारे पास हल्के फुल्के वेरी करते रहें तो हम स्पेशलाइज्ड मेडिकेयर दे सकते हैं। अलील क्या है? अलील 1 और 2 alternative form of gene are called allele. Almost all genes are represented by 2 allele in the genome. Like हमारे पास कोई भी allele, कोई भी characteristics है उसके लिए हमारे पास 2 allele present हो गए। जैसे हमने ब्लड ग्रुप के लिए पढ़ा है AB और AA होगा तो ब्लड ग्रुप A होगा, AB होगा तो ब्लड ग्रुप B होगा। इस तरह से हमारे पास जो है डिफरेंट alleles प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। इसके बाद हमारे पास है जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी, GWAS। क्या चीज़ है? ये एनालिसिस करता है कंप्लीट जीनोम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्पेसिफिक एलील विद द स्पेसिफिक फिनोटाइप। कौन से एलील कौन सी फिनोटाइप ला रहे हैं, इसकी स्टडी को एनालिसिस को पॉपुलेशन के अंदर कौन करता है? जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी, GWAS। इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं लाइक इंडेल्स होते हैं, इंसर्शन या डिलीशन। कोई जीन्स जो हैं वो इंसर्ट हो जाते हैं किसी पॉपुलेशन में, कुछ डिलीट हो जाते हैं, उनको हम इंडेल्स कहते हैं। सिनोनिमस SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ हैं? जो कोड करते हैं सेम अमीनो एसिड में, जब हम उसको रीड आउट करते हैं तो उसके अंदर कोई फिनोटिपिकली जो है वो म्यूटेशन नहीं आती। इसके अलावा नॉन सिनोनिमस कौन से हैं? जिसके अंदर शॉर्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन या पॉलीमॉर्फिज्म दैट रिजल्ट इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, वो जिसमें जो हम रीड करें और सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करें उसको हम सिनोनिमस कहेंगे। SNP सिनोनिमस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म वो हैं जो डिफरेंट तो हो, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म उसकी डिफरेंट हो लेकिन वो सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड करें। अगर वो डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे तो उसको हम नॉन सिनोनिमस कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है कॉपी नंबर वेरिएशन। कॉपी नंबर वेरिएशन CNV, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन, यानी कि एक बंदे के अंदर किसी की कोई जीन जो है वो 1 कॉपी कर रही है, दूसरे बंदे के अंदर 2 कॉपी है, तीसरे के अंदर 4 कॉपी है। इसको हम CNV कहेंगे, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन एंड इंक्रीज नंबर ऑफ कॉपीज कॉमनली रिजल्ट इन द गेन ऑफ फंक्शन ऑफ फिनोटाइप एंड वाइस वर्सा, यानी कि जितनी ज़्यादा कॉपीज उतनी ज़्यादा फिनोटाइप। इसके अलावा PM, IM, EM और UM, पुअर मेटाबलाइजर, इंटरमीडिएट मेटाबलाइजर और एक्सटेंसिव मेटाबलाइजर और अल्ट्रा रैपिड मेटाबलाइजर, ये डिफरेंट टर्म्स हैं और ये टर्म्स जो हैं डिस्क्राइब करती हैं कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म किसी भी पर्सन का क्या है स्पेसिफिक ड्रग के लिए और कौन सा जीनोम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।